दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑपरेशन टोपैक की। 18वीं सदी में जो स्पेन है उसने कॉलोनियल कंट्रोल करके रखा था पेरू को। पेरू में उस समय एक रिवॉल्यूशनरी था, उसका का नाम टोपैक अमारो दूसरा। टोपैक अमारो टू ने पेरू के सारे लोगों को एकजुट करके वहां से स्पेन के खिलाफ एंटी कॉलोनियल सदन चलाना और उसने में सफलता प्राप्त की। इस आंदोलन से इंस्पिरेशन लेते हुए पाकिस्तान के जिया उल हक ने 1980 में एक प्लान बनाया कि क्यों ना ये घटनाक्रम इंडिया के ऊपर लागू किया जाए। हम लोग सिर्फ कश्मीर की चर्चा करते हैं पर यह गलत है दोस्तों, क्योंकि ऑपरेशन में सिर्फ कश्मीर के ऊपर चर्चा नहीं बल्कि वहां पर बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 1980 में जिया उल हक ने जब ऑपरेशन को इंडिया के खिलाफ बनाया तो उसको कई बार प्लान या एक तरीके से लिबरेशन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। 90 में जिया उल हक ने बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये बोली कि क्यों ना हम इंडिया को लेकर 4-5 चीजें करें। सबसे पहले हम कश्मीर में का घुसपैठ करें, इसके साथ साथ कश्मीरी लोकल कोई इंडिजिनस लोकल को यूटिलाइज करके उनको चैनलाइज करके भारत के खिलाफ कार्रवाई। 1965 की जब जंग हुई थी उससे पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन जिब्राल्टर अपनाया था। उस ऑपरेशन जिब्राल्टर में उसने अपने पाकिस्तानी भेजे थे। उसे पाकिस्तानियों को भेजने के बाद जब उसने ये चीज देखी कि भारत ने उन पाकिस्तानियों को पकड़ लिया और पाकिस्तानियों को पकड़कर उनको मारा भी और उनको कईयों को तो वापस भी भेजा मार के, इसके बाद पाकिस्तान को यह चीज की क्लैरिटी मिल गई कि अब हमारी को इंडिया में कहीं ना कहीं अपने लोग पाकिस्तान से नहीं भेजने हैं, जहां तक हो सके कश्मीरियों को खुद को उकसाओ। और उसने सोचा कि कश्मीर में एक ऐसा इंडिजिनस विद्रोह किया जाएगा और इस इंडिजिनस विद्रोह में हम कश्मीर के लोगों को यूटिलाइज करेंगे, कश्मीर की पॉलिटिकल यूनिट्स को मोबिलाइज करेंगे। और ऑब्जेक्टिव ये था कि कश्मीर में जो हमारे चहेते पॉलिटिशियन हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के PDP से लेकर कई पार्टियों में पाए जाते थे, जिन लोगों को यूटिलाइज करके नेफेड को यूटिलाइज करके कश्मीर में एक पॉलिटिकल का कैंपेन था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेशन टोपैक था वह सिर्फ कश्मीर को लेकर नहीं था। ऑपरेशन टोपैक में एक चीज और थी कि इन्होंने साथ में नॉर्थ ईस्ट में भी एक फ्रंट खोलने की कोशिश करी और साथ ही में पंजाब में 1990s में एक ड्रग प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें। तो अब आप एक चीज को यह समझिए कि जो ऑपरेशन टोपैक था उसके 3 बड़े पहलू थे। पहला पहलू था कि कश्मीर लिबरेशन फ्रंट चलेगा, दूसरा पहलू ये था कि पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि पंजाब से ही रास्ता जाता है कश्मीर को। तो अगर कश्मीर में इंडिया पहुंचेगा तो वहां पर इंडिया के लिए पहली, अगर पंजाब में आम लोगों को ड्रग वॉर में लगा देंगे तो पंजाब की सोसाइटी टूटेगी और कमजोर पंजाब की सोसाइटी कश्मीर के जिहाद के लिए फायदेमंद रहेगी। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में भी भारत के इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया और वहां पर भी जो ट्राइबल ग्रुप थे, खासकर कि क्रिश्चियन ट्राइबल ग्रुप्स हो या इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप को सपोर्ट करके ये लोग एक तरीके से वायलेंट कैंपेन चलाने लगे। इसके बाद ऑपरेशन में जो कभी भी बात कही नहीं जाती है वह ये भी है दूसरों की, उसका एक बहुत ही बड़ा पहलू था इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, यहाँ पर ऑपरेशन टोपैक में ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का उल्लंघन में ये भी था कि हम क्यों ना ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को भारत में आइडेंटिफाई करें जो हमारे पेरोल पर काम कर सकते हैं, और अगर ये लोग हमारे पेरोल पर चलकर काम करेंगे तो क्यों ना इनका यूटिलाइजेशन करके हम लोग भारत को भी अंदर से थोड़ी इस पूरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दोस्तों ISI और पाकिस्तान ने जिया उल हक की लीडरशिप ने जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो, जॉइंट सिग्नल इंटेलिजेंस ब्यूरो अपने 3 विभाग ISI के उन्होंने लगा दिए। और जिया उल हक ने जब एक ऑफिशियल लेवल पर एक मीटिंग बुलाई सीक्रेट लेवल की इस्लामाबाद में, उस मीटिंग में ऑपरेशन टोपेको को पूरा फाइनल किया गया। ऑपरेशन टोपेक इंटीग्रिटी को लिखकर एक उर्दू पैम्फलेट में जिसका नाम भी इस्लामी रखा गया, उस इस्लामी को इन्होंने सर्कुलेट करके कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट में इधर उधर अपने अधिकारियों को भेजना शुरू किया। इसके साथ साथ दोस्तों इन लोगों ने 1990s में सबसे पहले कश्मीर में जिहाद किया, जिसमें इन्होंने लश्कर-ए-तैयबा से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर आगे जाकर जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप का गठन किया। फिर उन्होंने सेंटीमेंट में पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम क्रिएट किए, साथ में नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने पूरा वायलेंट कैंपेन क्रिएट किया। जब 9/11 होता है, 9/11 के बाद जब इनके लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों पर UN द्वारा लगातार अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन तो एक नया फैसला लेते हैं और ऑपरेशन को नए फेज में अब इंडियन मुजाहिदीन पीपल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और साथ में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ जोड़कर एक नया मोर्चा बनाया जाता है, कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों 9/11 के बाद ऐसी स्थिति होती है कि 9/11 के बाद जब अमेरिका प्रेशर डालता है पाकिस्तान पर कि भाई आप अपनी जो टेररिस्ट ग्रुप्स आपने क्रिएट करके रखे इनको बंद कीजिए, तो पाकिस्तान को समझ आता है कि इनको बंद करने का फायदा नहीं है, तो बंद करने के बजाय इनको अब ये डिस इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया ऑपरेशन को रूट 1 वाले गोल पर लेकर जाती है।
अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेशन तो ये गोल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया की 9/11 के बाद चालू होता है। इसमें अब यहाँ पर यह होता है कि सबसे पहले दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स को प्रयोग किया जाता है। इसके थ्रू इंडिया में जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी जो में मुसलमानों के वेलफेयर लिए बनी थी, लेकिन जब रेडिकलाइज होने लग गई तो 2001 में जब हमने उसको बैन किया, उसको बैन करने के बाद इन्होंने दाऊद इब्राहिम को स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को जोड़कर 2005 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया। 2005 में जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लॉन्च होती है, उसी के साथ साथ 2007 से इंडियन मुजाहिदीन में इन्होंने एक इंडीजनाइजेशन ऑफ टेररिज्म के मॉडल को अपनाने की कोशिश करते हैं और इस मॉडल के तहत इंडिया में इंडियन मुसलमानों को लेकर टेररिज्म के अटैक्स करवाए गए। जर्मन बेकरी ब्लास्ट से लेकर इन्होंने बहुत सारे पूना में, वाराणसी में, संकट मोचन मंदिर में, हर जगह उन्होंने ब्लास्ट करे। 2012-13 तक जब पूरा का पूरा नैरेटिव होम ग्राउंड टेररिज्म का इंडियन मुजाहिदीन का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिमी का टूटने लगा। इस पूरे टेररिज्म के मॉडल को टूटने के बाद 2014 से एक नई स्थिति चालू हो गई। अब उन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने वापस देखा कि अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान में था वह तो खत्म हो गया है, तो अमेरिका के उस ऑब्जेक्टिव को खत्म होते हुए देख और डूबते हुए देख अब पाकिस्तान ने कश्मीर में टेररिज्म का रिवाइवल करना शुरू किया। 2015 में आप लोगों को याद होगा हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाया गया बुरहान बनी के नाम के एक यूथ को सोशल मीडिया का प्रयोग किया गया। सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी को देने में चाइना का बहुत बड़ा रोल था। इस चाइनीज टेक्नोलॉजी के बदौलत सोशल मीडिया का प्रयोग करके एक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कैंपेन चलाया गया। जब हमने बुरहान वानी को पकड़कर मारा तो उस समय इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका आया और इसके बाद वाली जो हिजबुल मुजाहिदीन, जैशे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, ये जो एक ऑनलाइन फाइबर जिहाद चला रहे थे वैली में, उनके लिए 2016 से ऑपरेशन ऑल आउट चालू हुआ। जब ऑपरेशन ऑल आउट चालू हुआ, इस ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आर्मी, हमारे राष्ट्रीय राइफल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सारी एजेंसी इस तरीके से मिलकर काम करके एक ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क है, जो यह डीसीएम से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक उन्होंने अपने यहाँ पर कश्मीर में पाल रखे थे, उनको तोड़ने की कोशिश करना चालू किया। इसका फाइनल रिजल्ट आता है दोस्तों 2019 में, जब आर्टिकल 70 अनुच्छेद 370 को जो खत्म किया जाता है, कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, तो पाकिस्तान के पूरे एसेट क्रिएशन का गेम खत्म हो जाता है। तो होम ग्राउंड टेररिज्म से और जो ऑपरेशन ऑल आउट पर आकर खत्म हुआ 2019 में, इसके बाद पाकिस्तान थोड़ा सा खुन्नस में आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस कबीलाई को इसमें दूर कैसे किया। अब 2019 के बाद जब ये 370 अब खत्म हो गया, इस 370 के खात्मे के बाद पाकिस्तानी ऑपरेशन टोपेक फेज 3 ट्वीट किया। अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने 3 बड़े गोल्ड आइडेंटिफाई किया है, वह कैबिनेट के हटाना है, इसीलिए अब उन्होंने एक सेकुलर जिहाद चालू किया है। पाकिस्तान क्या कर रहे 2020 से कि यह बोल रहा है कि आप हमारे को फाशिज्म से लड़ना है, भारत में जो फैशिस्ट सरकार की पॉलिसी है उससे हराना है। तो ये जो ऑपरेशन टोपेक है दोस्तों, ये उसी का एक सेट है, इसको अलग से मत देखिए। आज की डेट में अगर पाकिस्तान सेकुलर संगठन बना रहा है जिसमें उसने 2 बड़े काम किया है, लश्कर उसे मीटर असिस्टेंट करके एक संस्था बनाई है, पीपल एंटी फैशिस्ट जैश ए मोहम्मद का एक फ्रंट बना है, मगर दोनों हम देखेंगे रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फैशिस्ट, तो दोनों बड़े सेकुलर से नाम है। इन्हीं सेकुलर नामों को और ट्वीट करके चलाने के लिए इन्होंने क्या करना है कि सीआईए की मदद ली, तीनों ने एक जस्टिस फॉर ऑल करके एक संगठन बनाया है अमेरिका में। अब आप गेम को समझिए कि 2020 से पहली जो चीज हो रही है कि टेररिज्म को एक सेकुलर नजरिया दिया जा रहा है, दूसरी चीज हो रही है कि लड़ाई अब फाशिज्म की हो गई है, तीसरी चीज हो रही है कि जो आतंकवादी संगठन भी बने हैं, यह ओल्ड वाइन की बोतल है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद भी इन्हीं के सेकुलर नाम आ गए हैं। रेजिस्टेंस लश्कर-ए-तैयबा का है, पीपल एंटी फैशिस्ट, परंतु जैश-ए-मोहम्मद का अब इसके साथ साथ उन्होंने ये हाथ टेररिज्म अपनाया है। साथ साथ यह पॉलिटिकल सबविजन भी भारत में कर रहे हैं। अब जो ये जस्टिस फॉर ऑल संगठन है, इसको सीआईए अमेरिका की भी सपोर्ट करती है, इसको आईएसआई भी सपोर्ट करती है। इन्होंने पूरा एक इंटेलेक्चुअल नेटवर्क बनाया है, वह तो हटाना था, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि सेकुलर नाम देने से इनके साथ लेफ्टिस्ट ग्रुप्स और लिफ्टिंग संयंत्रों का सपोर्ट आएगा, जिसमें से सबसे पहला सपोर्ट जो है जस्टिस फॉर ऑल इंडिया में रहते हुए लोगों का आइडेंटिफाई करके शुरू करना पड़ा। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे भारत में अरुंधति रॉय नाम सुना होगा आपने, वो जस्टिस फॉर ऑल से जुड़ी हैं। मंदिरा जस्टिस फॉर ऑल से जुड़े हैं। जो जस्टिस फॉर ऑल से जुड़े हैं, भारत के नेशनल न्यूज़पेपर में ये लोग एडिटोरियल और आर्टिकल लिखते हैं, और ये लोग आज की डेट में इन आईएसआई से और सीआईए की संगठनों से जुड़ने के बाद पैसा लेकर भारत को पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहे हैं। तो चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ऑपरेशन अभी तक कोई खत्म नहीं हुआ है। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजियस रीजनल दीजिए,
दो इंस्टीट्यूट जो है ये पाकिस्तान में है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस, इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल, ये दोनों आज की डेट में जस्टिस फॉर ऑल के साथ मिलकर, और यह जो 3-4 लोग मैंने आपको बताया जिसमें अरुंधति रॉय, मंदिरा, प्रशांत भूषण, इन सब के साथ मिलजुल कर एक ऐसा कैंपेन चल रहा है जिसमें अब यहाँ पर सेकुलर बेस्ट टेररिज्म, पॉलिटिकल सब विजन और साथ ही में भारत को अंदर से तोड़ने का काम चालू हो चुका है। जो ऑपरेशन तो पक्का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था। तो आज की डेट में जो इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल स्टडी इस्लामाबाद है, रीजनल इस्लामाबाद को सपोर्ट करने के लिए आईएसआई ने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है ग्लोबल हिंदुत्व। इस ग्लोबल हिंदुत्व में आज की डेट में कोई भी भारत सरकार की नीति होगी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल स्टडीज और जस्टिस फॉर ऑल मिलकर काम करते हैं। अब आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो प्रोटेस्ट भारत में भी हुए थे, इसमें पीटर फ्रेडरिक नाम का एक बंदा था जो बहुत ज्यादा डीपली बोल्ड, और पीटर फ्रेडरिक कोई नहीं है जो इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल में इस्लामाबाद से जुड़ा है, जिसके तार आईएसआई से लेकर सीआईए से लेकर आज की रेड में हर्षेयर इन जैसे लोगों के साथ है। अब आप ऑपरेशन टोपेक बोलते हैं कि कश्मीर में आया था और कश्मीर में अब खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान का गेम बड़ा सिंपल है। नंबर 1 टेररिज्म को लोकला करना चाहता है। ऑपरेशन के तहत इंडिजिनस लिबरल यहाँ पर ऐसा सपोर्ट करके दिखाना चाहता है कि देखिए इंडिया में ही एक ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि वही जिसमें इंडिया के खुद के लोग जो है ही इंडिया के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। आज की डेट में पाकिस्तान लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सेकुलर संगठन एफएक्यू के इस्लामिक संगठन से जोड़ना कोई भी नहीं पसंद करेगा। तो यह एक आज की डेट में ऑपरेशन के तहत एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के साथ साथ एक पॉलिटिकल सबविजन की मूवमेंट है। तो सारा गेम ऑपरेशन का जो आज भी चल रहा है वह गेम ऑफ नैरेटिव है। नैरेटिव यानी कि एक ऐसी स्टोरी पेश की जाए जिससे कि आपके पॉलिटिकली, आपके इंटेलेक्चुअल, आपके माइंड का बदलाव किया जाए। तो ऑपरेशन टोपे अभी खत्म नहीं हुआ है।